नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस की गहराई में उतर रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये है राजस्थान का ममता मीणा केस। एक टीचर जिसने अपने ही पहले पूर्व प्रेमी फिर पति बने नितेंद्र राज वाल्मीकि की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी। हमारी ये पूरी चर्चा क्राइम तक यूट्यूब वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है, जिसमें इस केस की परतें खोली गई हैं। हम समझना चाहते हैं कि भाई इस क्राइम में क्या पेचीदगियां थीं, साजिश कैसे रची गई, पुलिस को क्या मुश्किलें आईं, और ये सब एक क्रिमिनल माइंड के बारे में क्या बताता है। कैसे एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश हुई। अजीब बात है ना, तस्वीरों में देखो तो हंसता खेलता जोड़ा, बिल्कुल। और फिर वही महिला अपने पति के टुकड़े कर देती है, और आरोपी पता होने के बाद भी गिरफ्तारी में लगभग 1.5 साल। इतना वक्त क्यों लगा? चलिए इसी को समझते हैं। तो शुरुआत होती है 2018 से। जयपुर में एक कोचिंग सेंटर था जी। जहां नितेंद्र और ममता दोनों टीचर बनने की तैयारी कर रहे थे। दोस्ती हुई, प्यार हुआ, लेकिन जैसा कि पता चला नितेंद्र ने अपनी जाति वाल्मीकि वो छिपाई थी। हाँ। जब ममता को ये पता चला तो झगड़ा हुआ और रिश्ता खत्म हो गया। और यहीं पर वो सामाजिक पहलू आता है। देखिए, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, पर ये जाति वाली बात जो है वो न सिर्फ उनके टकरावों की वजह बनी, बल्कि शायद आगे जो हुआ उसकी नींव भी इसी ने रखी। बिल्कुल। खैर, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। ममता टीचर बन गई, उसकी जिंदगी में एक और साथी टीचर आया, जयकरण मीणा। प्यार हुआ, शादी की बातें होने लगी। पर फिर अक्टूबर 2023 में ममता ने जयकरण को एक बात बताई। क्या बात? कि नितेंद्र के पास, उसके पुराने प्रेमी के पास, उसकी कुछ निजी तस्वीरें और शायद वीडियो भी हैं, और उसे डर था कि वो उसे ब्लैकमेल कर सकता है। अच्छा। और यहीं पे उसने एक बहुत चौंकाने वाली बात कही जयकरण से कि नितेंद्र को रास्ते से हटा दो, मार डालो। ओहो, और जयकरण, उसने क्या कहा? जयकरण ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन फिर ममता ने दांव खेला। उसने जयकरण को धमकी दी कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो उस पर झूठा रेप केस कर देगी। अरे बाप रे, पूरा दबाव बनाया। ये तो सोची समझी हेरफेर है, किसी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना। हाँ, और जयकरण बेचारा वो मान गया। फिर बनी वो जिसे कहते हैं परफेक्ट क्राइम की योजना। अक्टूबर 2023 की बात है ये। क्या योजना थी? प्लान ये था कि नितेंद्र से कांटेक्ट करने के लिए अजनबियों के फोन इस्तेमाल किए। मिलने की जगह चुनी जोधपुर का अखिल्या चौराहा, जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। अच्छा, निगरानी से बचने का तरीका। हाँ, दोनों ममता और जयकरण अलग अलग जोधपुर पहुंचे। नितेंद्र भी आया, जिसकी इस बीच कहीं और सगाई भी हो चुकी थी। फिर ये तीनों, ममता, नितेंद्र और जयकरण, एक स्लीपर बस में बैठकर ढेचू गए। तीनों एक साथ? हाँ, पहले अलग अलग थे, फिर बस में साथ। और बस में ही ममता ने चालाकी से नितेंद्र का फोन ले लिया, स्विच ऑफ किया और अपने पास छिपा लिया, ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। बिल्कुल। फिर ढेचू पहुंचकर वो नितेंद्र को बहला फुसलाकर जयकरण के कमरे पर ले गई। ये डिजिटल निशान मिटाने की पूरी कोशिश दिख रही है। अनजान फोन, सीसीटीवी से बचना, पीड़ित का फोन गायब करना। ऐसा लगता है जैसे, क्या कहते हैं, दूसरे केसेस से सीखा हो। यूट्यूब रिसर्च का भी जिक्र था शायद सोर्स में। हाँ, बिल्कुल। पर अक्सर मानवीय भूल या कोई भौतिक सुराग रह ही जाता है। और कमरे में ले जाकर क्या हुआ? कमरे में पहले शायद नींद की गोलियां दी, फिर जहर, और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हे भगवान! और उसके बाद शव के टुकड़े किए गए। बहुत ही भयानक। और फिर उन टुकड़ों का क्या किया? शव ठिकाने लगाने का काम शुरू हुआ। जयकरण ने मदद की। शरीर के हिस्सों को बोरों में भरा, बाइक पर लादा और पास के एक पुल के नीचे फेंक दिया। हाँ, और फिर वो इलाका ऐसा था जहां जंगली कुत्ते बहुत थे, तो वहां उन बोरों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सोचा कि कुत्ते नोच लेंगे, आग से जल जाएगा, कोई सबूत नहीं बचेगा। पूरी तरह नष्ट करने का प्लान था। जी, ये पूरी प्रक्रिया, और वो कुत्तों वाली बात, ये अपराध की ठंडी सोची समझी प्लानिंग को दिखाती है, जैसे कोई भावना ही ना हो। लेकिन हत्या के लगभग 1.5 महीने बाद नितेंद्र के घरवाले परेशान हुए। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। बाद में पुलिस को कंकाल के कुछ हिस्से मिले, एक सिर भी मिला जिसे कुत्ते नोच चुके थे। पिता को शक हुआ तो डीएनए जांच हुई और पुष्टि हो गई कि वो नितेंद्र ही है। हाँ, पुलिस का शक तो सीधा ममता पर ही गया, क्योंकि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। जाहिर है। पर जब पूछताछ हुई तो वो साफ मुकर गई।
पहले तो पहचानने से ही इनकार कर दिया, फिर माना कि हाँ शादी हुई थी पर जाति अलग थी इसलिए अलग हो गए थे। हत्या से तो बिल्कुल इनकार। ये पुलिस के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, कोई सीधा सबूत नहीं था हाथ में। बिल्कुल। और ममता लगातार गुमराह कर रही थी। जैसे हत्या वाले दिन वो आधे दिन की छुट्टी लेकर स्कूल गई पर अपना फोन वहीं छोड़ आई। जयकरण ने भी अपना फोन कहीं और रखा हुआ था। मतलब अपनी लोकेशन को लेकर झूठी कहानी बनाने की पूरी कोशिश, ताकि ये दिखा सकें कि वो घटनास्थल पर थे ही नहीं। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कानून के हाथ लंबे होते हैं और कभी कभी किस्मत भी साथ दे देती है। कैसे? क्या हुआ? वो जो बस कंडक्टर था ना जिसमें वो लोग सफर कर रहे थे, हाँ। उसे नितेंद्र का वो फोन मिला जो ममता ने छिपा दिया था। शायद कहीं गिर गया होगा बस में। अच्छा। और उस कंडक्टर ने ईमानदारी दिखाते हुए वो फोन पुलिस को सौंप दिया। ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। हाँ, यहीं से सारी परतें खुल गईं। उस फोन में ममता की कॉल रिकॉर्डिंग मिली जिसमें वो नितेंद्र को मिलने के लिए बुला रही थी। ओहो। और साथ में एक पुराना वीडियो भी मिला जिसमें ममता बाकायदा शादीशुदा दिख रही थी, मंगलसूत्र पहने हुए। तो झूठ पकड़ा गया। यहाँ देखिए तकनीक, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो और संयोग, कंडक्टर की ईमानदारी, दोनों ने मिलकर काम किया। बिल्कुल। और एक और बात, ममता ने अपना वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया था। हाँ। पर पुलिस ने चालाकी से पूछताछ के दौरान ही उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी और उसका मिलान कॉल रिकॉर्डिंग से हो गया। वाह, मतलब डिजिटल सबूत मिटाने की चाहे जितनी कोशिश करो, कोई ना कोई भौतिक सबूत या मानवीय चूक वो भारी पड़ी जाती है। आखिरकार अप्रैल 2025 में, यानी हत्या के लगभग 1.5 साल बाद, हाँ। ममता और जयकरण दोनों गिरफ्तार हो गए। 1.5 साल बाद? जी। जब उनके सामने सारे सबूत रखे गए, आवाज का मिलान, वो वीडियो, फोन रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयान, तो ममता टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और मकसद वही निकला। हाँ, मकसद वही था, अपनी इज्जत बचानी थी, जयकरण से शादी करनी थी और इसके लिए वो अपनी पिछली शादी जो दूसरी जाति में हुई थी उसके हर सबूत, हर निशान को मिटा देना चाहती थी, नितेंद्र को ही मिटा देना चाहती थी। तो ये मामला दिखाता है कि आप कितनी भी सावधानी से प्लानिंग कर लें, कोई ना कोई डिटेल छूट जाती है। हाँ। कोई अनदेखा पहलू या बस एक संयोग और पूरी साजिश खुल जाती है। और ये भी कि कैसे एक सम्मानित पेशे जैसे टीचर, उसकी आड़ में कितना भयानक अपराध छिपा हो सकता है। बिल्कुल। ये जो परफेक्ट क्राइम की धारणा है नहीं, असल में होती नहीं है। हर अपराध अपने निशान छोड़ जाता है, कभी डिजिटल, कभी भौतिक, कभी लोगों की यादों में, और फिर जांच, तकनीक और कभी-कभी मानवीय तत्व जैसे वो कंडक्टर, ये सब मिलकर सच सामने ले ही आते हैं। ये केस अपराधी की गणना करने वाली और बेहद निर्मम सोच पर भी रोशनी डालता है। हाँ, और ये एक सवाल भी पीछे छोड़ जाता है सोचने के लिए कि आज के इस डिजिटल युग में जहां हम इतने सारे डिजिटल और भौतिक निशान मिटाने की कोशिश कर सकते हैं, क्या ये वाकई संभव है कि हम मानवीय रिश्तों को, अतीत की यादों को या दूसरों के पास मौजूद सबूतों को, जैसे वो तस्वीरें या वो फोन, क्या इन्हें पूरी तरह मिटा सकते हैं? किसी पिछले रिश्ते को जड़ से उखाड़ना कितना मुमकिन है आज? ये बहुत बड़ा सवाल है। शायद पूरी तरह मिटाना मुमकिन ही नहीं है, कुछ न कुछ रह ही